लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था एटीपी सिंथेज का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था। एंड थ्रू दिस स्ट्रक्चर जो अल्टीमेट हमने फाइनल कैलकुलेशंस की थी, इन कैलकुलेशंस के थ्रू हमने ये चीज फाइंड आउट की थी कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल फोर प्रोटॉन्स यू कैन नॉर्मली, ये तो सबको पता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करते हैं। और जब एटीपी की सिंथेसिस होनी है तो एटीपी की सिंथेसिस के दौरान ये प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आते हैं इनसाइड द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द प्रोटॉन कोर ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सो ये जो हमने कैलकुलेशंस लास्ट टाइम की थी, इसमें हमने ये चीज आइडेंटिफाई की थी कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल फोर प्रोटॉन्स को जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आना होता है। अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ F1 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेज, तो इसमें बेसिकली जो फोर प्रोटॉन्स मैंने आप लोगों के सामने पीछे डिस्कस किए हैं, थ्री प्रोटॉन्स विल ब्रिंग अबाउट द कन्फर्मेशनल चेंज इन एटीपी सिंथेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय द मूवमेंट ऑफ थ्री प्रोटॉन्स फ्रॉम द पी साइड फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन साइड टू द मैट्रिक्स साइड 120 डिग्री शिफ्ट आएगा इस F1 पोर्शन के अंदर, इसके ये जो सब यूनिट्स अल्फा बीटा सब यूनिट्स इनके अंदर। एंड दिस 120 डिग्री शिफ्ट विल रिलीज अ एटीपी मॉलिक्यूल। तो आपके पास अल्टीमेटली एटीपी की प्रोडक्शन के लिए थ्री प्रोटॉन्स जो है वो किस तरह से मैट्रिक्स में वापस आएंगे, बाय यूजिंग प्रोटॉन चैनल ऑफ एटीपी सिंथेज। ये जो आपके पास मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, इसमें जो प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये पी साइड है या इंटरमेम्ब्रेन साइड है जहां पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं आफ्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से प्रोटॉन इस चैनल को यूज करते हुए थ्री प्रोटॉन्स का पाथ मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि वो एटीपी सिंथेज के इस प्रोटॉन चैनल को यूज करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दे विल ब्रिंग अबाउट अ रोटेशन इन एटीपी सिंथेज, और इस रोटेशन की वजह से हमारे पास जो एक एटीपी मॉलिक्यूल है ये प्रोड्यूस होगा। जो फोर्थ प्रोटॉन है, फोर्थ प्रोटॉन को हमने डिस्कस किया था कि ये इस चैनल के थ्रू जो है वो पास नहीं करता, बल्कि फोर्थ प्रोटॉन बेसिकली जो एटीपी के रिएक्टेंट्स हैं, जो इसके सबस्ट्रेट, इसके जो आप कह लें कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उनको इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लाने में यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फोर्थ प्रोटॉन इज यूजिंग अ डिफरेंट ट्रांसपोर्टर, अ डिफरेंट ट्रांसलोकेज व्हिच इज बेसिकली अ सिम्पोर्टर। यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे जो प्रेजेंट है इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, या जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट था, उसको साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक लाने के लिए आपको एक प्रोटॉन को भी साथ उसको मूव कराना है, बिकॉज दिस ट्रांसपोर्टर इज अ सिम्पोर्ट। ऐसा सिम्पोर्ट है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ साथ प्रोटॉन को यूज करता है। सो अगर आपके पास यहाँ मीडियम में प्रोटॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकता। इट मींस फॉर द मूवमेंट ऑफ वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल वी मस्ट हैव वन प्रोटॉन। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव नहीं करेगा तो एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज एटीपी के सिंथेसिस के लिए हमें ये रिएक्टेंट्स भी रिक्वायर्ड है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो एक प्रोटॉन तो यहाँ पे यूज हो गया इन रिएक्टेंट्स को अंदर लाने के लिए, और बाकी जो तीन प्रोटॉन्स हैं वो इस एफ नॉट पोर्शन के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस ले जाएंगे। सो ओवरऑल ये कैलकुलेशन हमें ये बता रही है कि इफ वी वांट टू प्रोड्यूस वन एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, for this purpose four protons will be moved back to the matrix from p side to n side, ये मूव करेंगे। so, इस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि FADH2 और NADH से बेसिकली कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, which is normally called as the PO ratio of fat। यानी जब भी आपके सामने ये बात की जाती है कि देयर इज अ स्पेसिफिक पीओ रेशियो ऑफ एनएडीएच और एफएडीएच2, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डज दिस पीओ रेशियो मीन। नॉर्मली आपके पास जो है इस पी और ओ रेशियो को आप रिलेट करते हैं कि आपके पास कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच और एफएडीएच2 टू ऑक्सीजन। यानी आपके पास फॉस्फोराइलेशन या एटीपी, पी स्टैंड फॉर एटीपी, कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे बाय द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच टू ऑक्सीजन या एफएडीएच टू ऑक्सीजन। यानी नॉर्मली अगर हम यहाँ पे इस पीओ रेशियो को जो है
वो इस तरह से देखें कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADH और FADH2 से अल्टीमेटली एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं, और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स हैं ये पंप होते हैं। तो आपके पास NADH2 और NADH और FADH2 जो है ये डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की पंपिंग में इन्वॉल्व है। लाइक अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस याद हों तो वहां पे मैंने आप लोगों को इन प्रोटॉन्स की कैलकुलेशन करवाई थी। लाइक ओवरऑल अगर हम दोबारा इस चीज को देखें तो हमें ये पता है कि एक NADH के अंदर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एक FADH2 मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस NADH या FADH2 से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ट्रांसफर होने हैं, तो ये ट्रांसफर किस तरह से होने हैं? वाया दीज कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं? NADH और FADH2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज कराएंगे और अल्टीमेटली इन्हें ट्रांसफर कर देंगे टुवर्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अल्टीमेटली ये जो फ्लो है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज कपल्ड विद द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। लाइक अगर हम NADH के केस में देखें तो हमने ये चीज कैलकुलेट की थी कि हमारे पास जो एक NADH है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट आपके पास 10 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। 10 प्रोटॉन्स किस तरह से पंप होते हैं? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 1 है वहां पे 4 प्रोटॉन्स पंप होंगे। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 3 पे 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर 2 प्रोटॉन्स पंप होंगे। अब ये चीज मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग काफी डिटेल में इस चीज को देख चुके हैं कि किस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा फ्रॉम NADH टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो अल्टीमेटली किस किस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। तो अगर आप NADH के लिए कैलकुलेशंस करें तो यू ऑल नो कि इस केस में हमारे पास 10 प्रोटॉन्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठ के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे वाया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इनके एक्शन की वजह से। सिमिलरली अगर आप FADH2 की बात करते हो तो FADH2 के केस में आपके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी फ्रॉम FADH2 टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इस मूवमेंट के दौरान आपके पास टोटल 6 प्रोटॉन्स जो है वो पंप होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो पहला पंप है, जो पहला कॉम्प्लेक्स है, ये यूज नहीं होता। आपकी पूरी की पूरी जो प्रोटॉन पंपिंग एबिलिटी है इट रिलाइज ऑन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। और हमें इस चीज का भी पता है कि कॉम्प्लेक्स 3 एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। सो इन द केस ऑफ FADH2 फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके जाएगा, और इन द केस ऑफ NADH ऑक्सीडेशन यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके जाएगा। तो प्रोटॉन्स की कैलकुलेशंस हमने कर ली कि हमारे पास NADH की वजह से डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और FADH2 की वजह से डिफरेंट प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। सिमिलरली इससे पहले हमने ये चीज भी देख लिया है कि एक प्रोटॉन की मूवमेंट, एक ATP मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन के लिए सेल को कितने प्रोटॉन्स वापस लेके आने। एक ATP मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उससे 4 प्रोटॉन्स का वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना जरूरी है। इट मीन्स कि अगर हम NADH के लिए कैलकुलेशंस करें तो हम कह सकते हैं कि 1 NADH molecule during the transfer of a pair of electron from NADH to oxygen pumps 10 electrons from mitochondrial matrix to intermembrane space, और जब ये 10 प्रोटॉन्स वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो वी विल गेट 2.5 ATP। यानी आपके पास एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स के लिए हमें 8 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर हमारे पास जो है वो 10 प्रोटॉन्स हैं, इट मींस कि these 10 protons when they will move back to the mitochondrial matrix so they will produce 2.5 ATP molecules. सिमिलरली अगर आप बात करें FADH2 की, तो FADH2 के केस में चूंकि 6 प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज NADH के केस में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं और FADH2 के केस में भी वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। So during the transfer of a pair of electron from FADH2 to oxygen,
6 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और जब ये 6 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो वी विल गेट 1.5 एटीपी मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि वाई NADH जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है और FADH2 जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली इनकी प्रोटॉन पंपिंग एबिलिटीज की वजह से है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मिस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशंस ऑफ एटीपी, जो कि हम यहाँ पे इसको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि आपके पास जो है वो NADH की वजह से कितने एटीपीज प्रोड्यूस होंगे और FADH2 की वजह से कितने एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने रेस किया था लेकिन इस पे इतनी ज्यादा बात नहीं हुई थी, विच इज कीमियोस्मोटिक कपलिंग, यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास एक केमिकल रिएक्शन और एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दे आर कपल्ड। सो इस कपलिंग को जो है वो समटाइम्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेट कपलिंग, यानी आपके पास ये कपलिंग की वो टाइप है जिसमें अगर आप इन दोनों प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को रोक दें तो दूसरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, लाइक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। लास्ट रिएक्शन में मैंने आपसे कहा था कि प्रोटॉन्स की मूवमेंट और एटीपी की सिंथेसिस कपल्ड है। प्रोटॉन ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटीपी सिंथेसिस इज आल्सो कपल्ड, कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं होगी तो एटीपी सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक बात तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है लेकिन दूसरी बात जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो आई होप कि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। इस कीमियोस्मोटिक कपलिंग में मैंने आप लोगों के सामने पहले ये चीज कही है कि दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेट कपलिंग, यानी अगर आपके पास कोई एक प्रोसेस रुक गया है, यानी या तो केमिकल रिएक्शन रुक गया या आपके पास जो है वो ऑस्मोटिक प्रोसेस यानी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रुक गया, तो डेफिनेटली जो सेकंड प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास करें तो उसके लिए एटीपी की सिंथेसिस जरूरी है। अगर एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा तो ये जो पीछे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर रिएक्शन है, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपके पास जो है वो एटीपी सिंथेसिस आप करवाना चाह रहे हैं तो उस एटीपी सिंथेसिस के लिए आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो का होना जरूरी है। यानी अगर किसी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक गया है तो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से एटीपी सिंथेसिस भी नहीं होगी। यानी दोनों डायरेक्शंस में अगर आप मूव करो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ब्लॉक कर दो तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी, और अगर एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं होगा टुवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस चीज को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं और इसकी रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लाइक जो पहला मैकेनिज्म है दिस, जो मैंने आप लोगों के सामने पहली चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसको डिस्कस करने से पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं कि एटीपी सिंथेसिस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली ये तो हमें पता है कि ये क्यों जरूरी है। लाइक मैं ये जो सेकंड पॉइंट है इसको पहले डिस्कस कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट की तरफ बाद में आती हूँ। एटीपी सिंथेसिस के लिए इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? वी ऑल नो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव नहीं करेंगे तो प्रोटॉन पंपिंग नहीं होगी, और अगर प्रोटॉन पंपिंग नहीं होगी इट मींस के जो एटीपी सिंथेस के अंदर जो मॉलिक्यूलर डिवाइस है जिसने यहाँ पे प्रोड्यूस करना है नॉर्मली एटीपी मॉलिक्यूल को, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इन दोनों के दरमियान जो मेन इवेंट है जो इन दोनों को लिंक कर रहा है, दिस इज बेसिकली प्रोटॉन मोटिव फोर्स। कि अगर आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी तरह से आपने ब्लॉक कर दिया है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप नहीं होगी, तो चाहे आपके पास मीडियम में यहाँ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़े हुए हैं, उनकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। इंजाइम भी अवेलेबल है हमारे पास, जो है वो रिएक्टेंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए पीछे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जरूरी था, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स बननी थी, और उस फोर्स ने अल्टीमेटली एटीपी
तो ये वाला पॉइंट तो हमें कुछ हद तक क्लियर है, बिकॉज लास्ट लेक्चर से हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटॉन मोटिव फोर्सेस इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। द फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी सिंथेसिस। लाइक आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का सिंथेसाइज होना जरूरी है। ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इन पॉइंट्स को, ये जो दो ग्राफ्स हैं, इनको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को जो नॉर्मली फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। अगर एटीपी की सिंथेसिस ब्लॉक हो रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों रुक जाता है, इस पॉइंट की तरफ हम उसके बाद आते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों के सामने पहले यहाँ पे एक चीज बताई है कि दिस कीमियोस्मोटिक कपलिंग इज एन ऑब्लिगेट कपलिंग, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है और एटीपी सिंथेसिस ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकते। अगर आप इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड प्रोसेस है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। लाइक एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर दोगे तो एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं बाय दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इन्होंने ऑक्सीजन कंजप्शन विच इज बेसिकली द रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस, इन दोनों प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किया था, इनकी कपलिंग को ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शन यानी रेस्पिरेशन हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक आते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तब तक रिड्यूस नहीं होगी, ये तब तक कंज्यूम नहीं होगी, तब तक यूज नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं आएंगे। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे हम इसकी रिडक्शन ही देख रहे हैं ना, और रिडक्शन इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं हो सकती। सो इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं आएंगे तो वो कंज्यूम नहीं होगी, और ऑक्सीजन कंजप्शन को नॉर्मली हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे ये चीज कभी कोई आप लोगों के सामने ये पॉइंट रेज करता है कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फॉस्फोराइलेशन और एटीपी सिंथेसिस इज कपल्ड, तो यस इट इज कपल्ड। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये जो कीमियोस्मोटिक कपलिंग है, ये इन दो मैकेनिज्म या इन दो प्रोसेसेस की कपलिंग को ही एक्सप्लेन कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम रेस्पिरेशन के थ्रू देखेंगे, और यहाँ पे जो एटीपी सिंथेसिस है उसको सिंपली हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है या नहीं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के सामने ब्लैक कलर की लाइंस हैं, ये ऑक्सीजन कंजप्शन को शो कर रही हैं या रेस्पिरेशन के प्रोसेस को शो कर रही हैं, और जो रेड कलर में आप देख रहे हैं दिस इज एटीपी सिंथेसिस। लाइक इस कपलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप इस मीडियम के अंदर, इस सेल के अंदर, आपने इस सेल को किसी जो है वो ऐसे बफर्ड सोल्यूशन के अंदर रखा है जिसके अंदर सिर्फ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अवेलेबल है, सो आपके पास ना तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो रही है, और इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन की कंजप्शन देखें तो ऑक्सीजन की कंजप्शन भी इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इट मीन्स कि इफ यू हैव ओनली एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो आपके पास ना तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी और ना ही आपके पास जो है वो ना ही आपके पास एटीपी की सिंथेसिस होगी और ना ही ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी। सो इस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कोई फ्यूल मॉलिक्यूल होना चाहिए, कोई ऐसा फ्यूल मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसकी ऑक्सीडेशन के बाद NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली यहाँ से मूव करें, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करें, और उसके बाद जो है वो आपका एटीपी सिंथेसाइज होगा। यानी इन द एब्सेंस ऑफ फ्यूल मॉलिक्यूल आपका जो एटीपी है वो सिंथेसाइज नहीं होगा, चाहे मीडियम के अंदर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है, लेकिन हमने ये चीज पढ़ी है कि इनकी कपलिंग की वजह से ये प्रोसेसेस इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकते। तो आपके पास जो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इस मीडियम के अंदर कोई फ्यूल मॉलिक्यूल ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसी सेल के अंदर आप एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ साथ सुक्सिनेट ऐड कर दो विच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ पीसीए साइकिल, और हमें पता है कि इस सुक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है वाया सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसे फ्यूमेरेट में वो कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने इस मीडियम के अंदर सुक्सिनेट ऐड कर दिया, इट मींस कि सुक्सिनेट एंजाइम के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD था वो FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये FADH2 जो है ये आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज करेगा। तो आपके पास सुक्सिनेट की एडिशन के बाद दोनों तरह के प्रोसेसेस होना शुरू हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे सुक्सिनेट की एडिशन के बाद एंजाइम सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रिड्यूस होगा,
ये इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 के पास जो है वो रिलीज कर देगा वाया यूबिक्विनोन, और आपके पास अल्टीमेटली जो दोनों प्रोसेसेस हैं उनको आप इकट्ठे ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास एटीपी की सिंथेसिस भी होना शुरू हो जाएगी और सिमिलरली ऑक्सीजन की कंजप्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी अकेले या इंडिपेंडेंटली इन दोनों में से कोई प्रोसेस नहीं होना था। सिमिलरली अगर आप इस मीडियम के अंदर दोबारा से कोई इनहिबिटर ऐड कर दो, यहाँ पे ये इनहिबिटर इज सायानाइड, जो कि नॉर्मली कॉम्प्लेक्स 3 आपका जो है इससे आगे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसे ब्लॉक कर देता है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स 4 और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इस स्टेप पे इसे ब्लॉक कर देता है। सो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मली यहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तरफ आ रहे थे, अब वो यहाँ पे आना रुक जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, ऑक्सीजन की कंजप्शन रुक जाएगी और साइमल्टेनियसली आपके पास जो एटीपी प्रोडक्शन है ये भी ब्लॉक हो जाएगी। सो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आई कि ये जो प्रोसेसेस हैं दे आर कपल्ड। अगर आप इन दोनों में से किसी एक केमिकल प्रोसेस को ब्लॉक करें, यहाँ पे जैसे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक किया, हमने एटीपी सिंथेस को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करने के बाद भी जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, बिकॉज दे आर कपल्ड रिएक्शन। दूसरी तरफ आप अब इस रिएक्शन को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले आप इसमें सुक्सिनेट ऐड कर देते हैं विच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ पीसीए साइकिल, और इसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन के रिलीज के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनना चाहिए। लेकिन अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन भी जाता है और आपके पास मीडियम में एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अवेलेबल ही नहीं है, इट मीन्स के एटीपी के सिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व करें कि अगर आप इंडिविजुअली सक्सिनेट को ऐड कर दोगे तो बेशक ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप कराएगा, लेकिन उसके बाद आगे जो एटीपी की सिंथेसिस है वो नहीं हो सकी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे आके ये सक्सिनेट फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है उससे भी ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है जो मैंने ऊपर यहाँ पे छोड़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एटीपी सिंथेसिस। मैंने आप लोगों से जैसे अभी ये बात की है कि अगर एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी तो एक पॉइंट या एक स्टेज वो आएगी जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी। वैसे अगर हम जनरली देखें तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एटीपी की अगर सिंथेसिस नहीं भी हो रही है, एटीपी सिंथेसिस अगर ब्लॉक भी हो रही है, तो आपके पास जो फ्यूल मॉलिक्यूल है उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन असल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है इट इज लिंक्ड विद द प्रोटॉन पंपिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्यूल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ मूव करते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं ये मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाते हैं। अब अगर आपके पास आगे एटीपी सिंथेसिस हो रही है तो प्रोटॉन्स को एक चैनल मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है जहां से ये वापस मैट्रिक्स में आ जाते हैं, और हमारे पास फर्दर इन प्रोटॉन्स को जो है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके जाना पॉसिबल हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव भी कर रहे हैं और वहां से वापस भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एटीपी सिंथेस को ब्लॉक कर दो तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट तो होते जाएंगे, लेकिन इनका जो वापसी का ये जो चैनल है जहां से ये वापस मैट्रिक्स में आ सकते हैं वो बंद होते हैं। तो अगर इनकी मैट्रिक्स में दोबारा जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगी तो उसका एंड इफेक्ट क्या होगा कि जितने भी प्रोटॉन मैट्रिक्स में अवेलेबल हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अल्टीमेटली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे, और ये सेल के लिए एक जो है वो डेडली कंडीशन डेवलप कर देंगे, बिकॉज फर्दर फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस विल डिमांड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले तो हमारे पास जो है वो प्रोटॉन मूव भी कर रहे थे और वापस भी आ रहे थे, और सेल जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए वापस इनकी पंपिंग करवा देता था। लेकिन अब वो स्टेज आ जाएगी जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे। तो फर्दर अगर आपने किसी प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजना है तो इसके लिए आपको इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो कि एटीपी की सिंथेसिस से बहुत ज्यादा है। सो अल्टीमेटली सेल जो है यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि अगर एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रही तो फिर प्रोटॉन पंपिंग भी नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। सो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे जाके आपके पास एटीपी सिंथेसिस ब्लॉक होने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी ब्लॉक हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से।
इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक। कंफ्यूजिंग है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है बताएं, मैं दोबारा बता दूं। मिस वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स मतलब किस तरह हेल्प करती है एटीपी की सिंथेसिस में? ये तो लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था। थोड़ा सा बता दें दोबारा काइंडली। ओके, प्रोटॉन मोटिव फोर्स किस तरह से एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करती है। यहाँ पे आप लोगों को अगर कपलिंग क्लियर होगी है तो इसके बाद हमारा जो एक ये पॉइंट है अनकपलर्स का, मैं पहले इसे क्लियर कर लूँ, उसके बाद प्रोटॉन मोटिव फोर्स की एटीपी प्रोडक्शन की तरफ मैं मूव करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे दोबारा से आप लोगों को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ओके जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को भी बताया है कि आपके पास अगर एटीपी की सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाएगी तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी रुक जाएगा, बिकॉज आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं उन्हें वापस मैट्रिक्स में आने के लिए कोई चैनल या कोई पाथ नहीं मिलता। देयर आर सम एजेंट्स जिन्हें हम अनकपलर्स कहते हैं। ये जो कपलिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास जो दोनों प्रोसेसेस हैं दे आर हाईली लिंक्ड। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक करते हो तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रही। इसी तरह से अगर आप एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो होंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है वो रुक जाएगा। सो दीज आर दी एजेंट्स जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। इनकी दो प्रॉपर्टी, एक तो इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करती है, और दूसरी तरफ आप इसमें देख सकते हैं कि दे हैव द ग्रुप्स जो कि रिवर्सिवली जिनकी प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन हो सकती है, यानी प्रोटॉन को पिक भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को रिलीज भी कर सकते हैं। तो ये अनकपलर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ये जो एजेंट्स हैं इन्हें हम अनकपलर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज नॉर्मली जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आपके पास एटीपी सिंथेज ब्लॉक हो जाए तो इस एटीपी सिंथेज की ब्लॉकेज के बाद आपके पास प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोटॉन्स के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई चैनल्स नहीं है, तो इस केस में आपके पास जो एजेंट्स हैं विच आर अनकपलर्स वो इन्हें हेल्प कर सकते हैं या वो इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर आप यहाँ पे इस मीडियम के अंदर सपोज इस अनकपलर को ऐड कर देते हो, आप सपोज करें कि दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जिसमें इस टाइम पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है। एटीपी सिंथेज अगर किसी वजह से ब्लॉक हो गया इट मीन्स कि अब प्रोटॉन्स वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप अनकपलर्स को ऐड कर दो तो ये अनकपलर्स क्या करते हैं कि एटीपी सिंथेज के चैनल के बजाय इन प्रोटॉन्स को एक एडिशनल रूट या एडिशनल पाथ प्रोवाइड करते हैं। दे विल बाइंड विद द प्रोटॉन, इनकी प्रोटोनेशन होगी और बिकॉज दे हैव हाइड्रोफोबिक नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के साथ साथ ये उस प्रोटॉन को जो कि प्रीवियसली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट था उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले आएंगे। यानी अल्टीमेटली इन अनकपलर्स का इफेक्ट क्या हुआ है कि इन्होंने यार प्रोटॉन्स की जो कनेक्ट नहीं हो कंसंट्रेशन रहा नेट। केड़े चावल इन्होंने जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो नॉर्मली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसे वापस मैट्रिक्स के अंदर ले आए। तो यू कैन से कि जो अनकपलर्स हैं ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को रिवर्स तो कर सकते हैं लेकिन ये एटीपी सिंथेसिस नहीं करवा सकते। तो आपके पास यहाँ पे इन अनकपलर्स का नेट इफेक्ट क्या होगा कि बिकॉज ये प्रोटॉन्स को वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आ रहे हैं तो इन अनकपलर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट है या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। बिकॉज मैंने आप लोगों के सामने पहली यहाँ पे जो बात डिस्कस की है वो ये की है कि आपके पास जो है वो प्रोटॉन्स को कोई पाथ नहीं मिल रहा जहाँ से ये वापस आए, लेकिन अगर अनकपलर्स इन्हें पाथ प्रोवाइड करें, इन्हें रूट प्रोवाइड करें और इन्हें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स दोबारा से यहाँ पे जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाने का पोटेंशियल रखेंगे। तो इस अनकपलर का एंड इफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो एटीपी सिंथेसिस और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हैं इनके दरमियान जो कपलिंग थी ये उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे अनब्लॉक कर देते हैं। आप यहाँ पे जो कपलिंग का मैकेनिज्म है उसे ब्लॉक कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होगा लेकिन एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अनकपलर्स क्या होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मिस। ओके, तो अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास दो शटल सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो NADH ग्लाइकोलिसिस के दौरान साइटोसोल में प्रोड्यूस हुआ था
वो माइटोकॉन्ड्रिया में आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सो पहले प्रोटॉन मोटिव फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन मोटिव फोर्स में मैंने आप लोगों से जैसे लास्ट लेक्चर में ये बात कही थी कि हमारे पास जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देयर आर द सीरीज ऑफ कैरियर्स, और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कैरियर से गुजरते हैं तो देयर आर कॉम्प्लेक्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को लिंक करते हैं, उस मूवमेंट को कपल करते हैं विद द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के साथ साथ प्रोटॉन्स को पंप करके मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ले जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आ गई है जिसमें आपकी जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इसमें जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो मैट्रिक्स में प्रोटॉन कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब एंड इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कोशिश करेंगे कि इनको कोई ऐसा चैनल मिले जिस चैनल के थ्रू ये वापस जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आ सके, मैट्रिक्स में अपनी कंसंट्रेशन को रीस्टोर कर सके। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू प्रोटॉन। आपके पास जो सिंगल एक चैनल अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। तो अब यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट हैं, अगर उन्होंने अपने उस कंसंट्रेशन को जो उनके प्रीवियसली मैट्रिक्स में प्रेजेंट थी उसे रीस्टोर करना है, इट मींस कि ये एटीपी सिंथेज के प्रोटॉन चैनल में से गुजरेंगे और उस चैनल में से गुजर के वापस मैट्रिक्स में आएंगे। अब एटीपी सिंथेज जो है वो यहाँ पे उसके पास ऐसी ट्रिक है कि वो इस प्रोटॉन की मूवमेंट को यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। किस तरह से ये प्रोटॉन की मूवमेंट को एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है? हमारे पास जो एटीपी सिंथेज है इसमें वी हैव टू डिफरेंट सब यूनिट। लाइक ये जो आपके पास यहाँ पे पी साइड है, दिस इज बेसिकली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जिसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इस टाइम पे या इस मोमेंट में बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज द मैट्रिक्स साइड जहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो प्रोटॉन्स ने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ मूव करना है डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियस। तो अल्टीमेटली जो इन्हें यहाँ पे पाथ नजर आ रहा है, जो इन्हें चैनल नजर आ रहा है, दिस चैनल इज प्रेजेंट इन द एफ नॉट पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेज। सो इस चैनल में से गुजरेंगे ये प्रोटॉन्स, और चैनल में से पास करते हुए बेसिकली आप यहाँ पे इसकी अगर कंपोजिशन देखें तो जो एफ नॉट सब यूनिट है, एफ नॉट सब यूनिट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन, ए रीजन, सी रीजन एंड बी रीजन। जो सी रिंग है बेसिकली, सी रिंग आपके पास मोनोमेरिक रिंग नहीं है बल्कि सी रिंग के अंदर फर्दर 8 to 15 जो सी रिंग्स है वो रिपीट हो रही है, यानी आपके पास जो है ये एक मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सॉरी आपके पास जो है वो मल्टी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास जो है वो एक से ज्यादा कंपोनेंट सी प्रेजेंट है। सी रिंग जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे ही प्रोटॉन्स यहाँ से पास करेंगे, इन प्रोटॉन्स की जो मूवमेंट है इट विल ब्रिंग अप अ रोटेशन इन एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज की जो एफ नॉट में सी रिंग पोर्शन है उस सी रिंग पोर्शन को ये रोटेट करेगी। अब इस रोटेशन की वजह से दिस इज द गैमा सब यूनिट जो कि कनेक्शन है बिटवीन एफ नॉट पोर्शन एंड एफ वन पोर्शन। तो एफ नॉट और एफ वन पोर्शन के दरमियान ये जो ग्रुप है, दिस गैमा ग्रुप, दिस गैमा पोर्शन, गैमा सब यूनिट, ये भी रोटेट करेगा। इसकी रोटेशन की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास F1 पोर्शन के अंदर अल्फा एंड बीटा डायमंड्स हैं, इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। लाइक एक प्रोटॉन कन्फर्मेशनल चेंज नहीं करवा सकता बल्कि 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो F0 पोर्शन है और F1 पोर्शन के अंदर 120 डिग्री का चेंज आएगा। 120 डिग्री एंगल पे ये रोटेट करेगा और उस रोटेशन की वजह से ये जो बीटा और अल्फा सब यूनिट्स हैं ये अपनी जो आप कह लें कन्फर्मेशन है उनको चेंज करेंगे। सो अब पहले तो हमें कन्फर्मेशन का आइडिया होना चाहिए कि नॉर्मल जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो किस किस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है, ताकि हम बाद में एनालाइज कर सकें कि आफ्टर द मूवमेंट ऑफ 3 प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इस कन्फर्मेशन में किस किस्म का चेंज आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इसमें से समझ आ गया मुझे, यानी कि वो प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो इंटरमेम्ब्रेन में ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऑस्मोसिस की वजह, ऑस्मोसिस के थ्रू वो एंटर होता है। ये यही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ओके, और यहाँ पे अब आपने एक चीज क्लियर रखनी है कि यहाँ पे जो हम एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की बात करें ना, एक एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए जो मैं कह रही हूँ 3 प्रोटॉन्स का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना जरूरी है।
ये इस पूरे के पूरा जो F1 कॉम्प्लेक्स है इसको 120 डिग्री पे रोटेट कराता है। सो एक कंप्लीट रोटेशन जो कि 360 डिग्री की रोटेशन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ एटीपी सिंथेज कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, तो कंप्लीट रोटेशन में बिकॉज आपके पास 360 डिग्री का चेंज आना चाहिए, इट मींस कि 3 टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स अपनी कंफर्मेशन चेंज करेगा। सो कंप्लीट रोटेशन में ये 3 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा कि 360 डिग्री या कंप्लीट रोटेशन में 3 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और 9 प्रोटॉन्स जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं। जबकि अगर आप एक एटीपी के लिए कैलकुलेशन करें तो एक एटीपी के लिए 120 डिग्री का चेंज होगा और इसमें 3 प्रोटॉन्स जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मिस। ओके, तो अब आपके सामने जो लास्ट पॉइंट है विच इज द मूवमेंट ऑफ NADH फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो बायोएनर्जेटिक्स या किसी लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने 2 पॉइंट्स कहे थे कि सेल के अंदर जो ATP और ADP का पूल है दिस इज डिफरेंट। इसी तरह से हमारे पास जो NAD या NADH का जो पूल है ये भी सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के अंदर डिफरेंट है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल NADH मॉलिक्यूल है तो दे कैन नॉट मूव इनटू द साइटोसोल। सिमिलरली अगर आपके पास कोई NADH मॉलिक्यूल साइटोसोल में प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ सकता बिकॉज इनके ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे अगर हम NADH की बात करें। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस का जो पॉइंट है उसे माइंड में रखें और वहां पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को डिस्कस करें तो हमने ये चीज कही थी कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एक ग्लूकोज की कंप्लीट रोटेशन से हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और फिर हमने ये चीज कही है कि ये NADH मॉलिक्यूल दे आर सॉल्युबल और ये आके जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ग्लाइकोलिसिस में पिक किए थे उन्हें रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को एटीपी सिंथेसिस के साथ कपल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप NADH जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑब्जर्व कर रहे हो दिस इज नॉट द सेम NADH जो कि साइटोसोल के अंदर बना था। यानी ऐसा नहीं है कि वो NADH किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर हुआ है और यहाँ पे आके उसने अपने प्रोटॉन्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज किए हैं, बल्कि जो NADH की ट्रांसपोर्ट है ये इनडायरेक्टली होती है वाया शटल सिस्टम। ऐसे जितने मॉलिक्यूल जिनके ट्रांसपोर्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अवेलेबल नहीं है और स्टिल इनकी मूवमेंट जो है वो सेल के लिए नेसेसरी है, इनके लिए जो है वो सेल्स के अंदर शटल सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो कि इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करवाती है। और कुछ हद तक इस शटल सिस्टम को आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी डिस्कस किया था। अगर मैं आप लोगों के सामने इस शटल सिस्टम को यहाँ से स्टार्ट करूँ कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वी हैव 2 मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी जो है वो इतनी आप कह लेंगे इतनी ये फ्लेक्सिबल है कि ये किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल को जो है पास करने देती है, जबकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इट इज हाईली इम्परमिएबल। तो जो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे उन NADH मॉलिक्यूल को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए इस शटल सिस्टम को यूज करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होगा कि दिस इज द साइटोसोल, ये साइटोसोलिक कंपार्टमेंट है जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की वजह से NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। साइटोसोल से ये NADH मॉलिक्यूल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ सकते हैं। तो जो NADH पहले साइटोसोल में प्रेजेंट था वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जा सकता। तो अब ये कोई अल्टरनेटिव जो रूट है उसे फॉलो करेगा, उसकी तरफ मूव करेगा। और ये मूवमेंट किस तरह से होती है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो ऑक्सैलोएसिटेट प्रेजेंट होगा, अब ये ऑक्सैलोएसिटेट कहाँ से आता है इसकी तरफ मैं बात ध्यान दूं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में देयर इज एन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट और हमारे पास एक एंजाइम भी अवेलेबल है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है कि जो NADH साइटोसोल से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आया है उसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ऑक्सैलोएसिटेट में इनकॉर्पोरेट करा देता है, यानी ऑक्सैलोएसिटेट को रिड्यूस करा देता है और उससे कन्वर्ट करवा देता है मैलेट के अंदर। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मैलेट के ट्रांसपोर्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। सो जैसे ही मैलेट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो वाया दिस ट्रांसपोर्टर व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर मैलेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट। सो मैलेट जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोड्यूस हुआ है
ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज का एक आइसो एंजाइम प्रेजेंट है। ऐसा एंजाइम जो कि इसी रिएक्शन को कैटालाइज करा रहा है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे इसने ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट किया और यहाँ पे ये मैलेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करेगा एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक NAD+ मॉलिक्यूल को NADH के अंदर रिड्यूस कर देगा। यानी जो NADH मॉलिक्यूल साइटोसोल में प्रोड्यूस हो रहा था अल्टीमेटली उसके जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो मैलेट के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होंगे और यहाँ पे आके एक NAD+ मॉलिक्यूल को NADH में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ये जो NADH मॉलिक्यूल है ये इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाएगा और वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। सो NADH की डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होती बल्कि इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज होती है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन की। तो इसके बाद जो पीछे आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट है वो ऑब्वियसली इसकी मल्टीपल फेट्स हैं, वो या तो यूज हो सकता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड या फिर वो फर्दर TCA साइकिल में भी कंज्यूम हो सकता है। तो ये जो बाकी फेट्स हैं इन्हें मैं अभी आप लोगों के सामने इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं। तो जब मैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की तरफ मूव करूंगी तो ये रिएक्शंस आप लोगों के लिए फेमिलियराइज हो जाएंगे, आप लोगों को वहां पे आइडिया हो जाएगा कि ये एंजाइम जो है वो किस तरह से ऑक्सैलोएसीटेट को ग्लूटामेट में या अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोग सिर्फ इस शटल के इतने पोर्शन को माइंड में रखिए। ओके मिस। ठीक है, सो एंड इफेक्ट हमारे पास इस शटल का क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से NADH की रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो P साइड से या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से N साइड या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करते हैं। अब ब्रेन सेल के अंदर इस शटल सिस्टम के अलावा एक और शटल सिस्टम भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरोल 3 शटल सिस्टम। ब्रेन सेल्स को अगर आप देखें तो इसमें जो साइटोसोल के अंदर NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, इसको एक फ्लेवोप्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होता है कि आपके पास जो NADH मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द ब्रेन सेल, इस NADH मॉलिक्यूल के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को देयर इज एन एंजाइम ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में जो हमने एंजाइम डिस्कस किया था वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज था, जबकि यहाँ पे जो एंजाइम है दिस इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर जो कि यहाँ पे आप देखते हैं जिसका ये जो सेंट्रल कार्बोनाइल ग्रुप है विच इज द फंक्शनल ग्रुप जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को इनकॉर्पोरेट करा देगा और अल्टीमेटली इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। यानी आपके पास यहाँ पे अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो इनमें सिर्फ जो सेंट्रल सेकंड कार्बन एटम है वो रिड्यूस हुई है बाय द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम और इसकी रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो हाइड्रोजन एटम ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होने वाले NADH ने डोनेट किए हैं। सो NADH इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो रिड्यूस होकर प्रोड्यूस कर देगी ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये जो साइटोसोलिक ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज था, इसने इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, बिकॉज डिहाइड्रोजिनेजेस नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसने इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डोनर यूज किया है दिस इज NADH मॉलिक्यूल, यानी इसका जो कोएंजाइम है इट इज NADH मॉलिक्यूल, जबकि इसी का एक आइसो एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है एंड दिस इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी बिल्कुल इसी किस्म का रिएक्शन कैटालाइज कराएगा, लेकिन इन दोनों के अंदर आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस एंजाइम इज अ फ्लेवोप्रोटीन। साइटोसोलिक जो आइसोजाइम है वो NADH को यूज कर रही है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ फ्लेवोप्रोटीन। यानी ये क्या करेगी, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में से इन दो हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करवाएगी, इन्हें अपने जो एंजाइम बाउंड FAD मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर कर देगी, FAD रिड्यूस हो जाएगा इनटू FADH2 और जो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट थी वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपके पास बिकॉज जितनी भी फ्लेवोप्रोटीन्स हैं उनके बारे में हमने ये चीज देखी थी कि उनमें ये जो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड है FAD ये रिलीज नहीं हो सकता, ये सॉल्युबल नहीं है,
सो नॉर्मली ये प्रोटीन्स जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच होती हैं, परमानेंटली उसके साथ अटैच होती हैं और वहां से डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यूनोल को ट्रांसफर कर देती हैं और क्यूनोल इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ चला जाता है। सो ब्रेन के अंदर मेलेट और एस्पार्टेट शटल के अलावा ये भी एक शटल सिस्टम प्रेजेंट है और इस एक इंडिविजुअल या एक डिफरेंट तरह की शटल सिस्टम की सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ऑक्सैलोएसिटेट या ग्लूटामेट मॉलिक्यूल जो कि मेलेट एस्पार्टेट शटल में यूज हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेन के अंदर नॉर्मली दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी ग्लूटामेट जो है वहाँ पे एक गैबा न्यूरोट्रांसमीटर है, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, उसकी प्रोडक्शन में यूज होता है। सिमिलरली अल्फा कीटोग्लूटारेट भी वहाँ पे जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। तो दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर। तो वहाँ पे ये शटल सिस्टम जो है इसके के सारे इंटरमीडिएट इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होते जितना बाकी सेल्स में अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए ब्रेन के अंदर जो है वो इस मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के अलावा एक एडिशनल शटल सिस्टम भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शंट। ठीक है बच्चों, ये दो आपके पास जो है ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू NADH मॉलिक्यूल अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करता है टू दी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो फाइनल ओके। स्टेप है आपके पास, दिस इज द रेगुलेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। लाइक ये कैलकुलेशन तो आप लोग खुद करेंगे और इससे रिलेट करके मैं आप लोगों को एक और मॉलिक्यूल दूंगी जिससे आपने एटीपी की कैलकुलेशन करनी है। सो रेगुलेशन की अगर बात करें तो इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल इन दो पाथवेज को पढ़ा है और इनके अंदर हमने मल्टीपल एंजाइम्स ऐसे देखे हैं विच आर रेगुलेटरी एंजाइम, यानी देयर आर दी मल्टीपल इंटरमीडिएट जो कि इन एंजाइम्स को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, इनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं या इन दी प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन कंडीशन इनको जो है वो सप्रेस भी कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो लिमिटिंग फैक्टर है या जो मेजर इसको जो एक्टिवेट करने वाला मॉलिक्यूल है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी एंड एटीपी। यानी आपके पास जो सेल के अंदर एटीपी और एडीपी का पूल है ये डिसाइड करेगा, अगर आपके पास जो है वो एडीपी टू एटीपी रेशियो किसी टाइम हाई हो गई है, ये सिनेरियो है कि आपके पास एडीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एटीपी की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे रेशियो हाई होने का मतलब ये है कि आपके पास जो चीज नॉमिनेटर में प्रेजेंट है वो उसकी अमाउंट ज्यादा है और जो डिनोमिनेटर में अमाउंट है या डिनोमिनेटर में जो एजेंट है या जो स्पीशी है उसकी अमाउंट कंपैरेटिवली लो है। तो अगर आपके पास एडीपी की अमाउंट होगी ज्यादा तो आपके पास ये रेशियो इंक्रीज करती जाएगी और अगर आपके पास एटीपी की अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा होगी तो ये रेशियो डिक्रीज कर देगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी एंड एटीपी सेल ये डिसाइड करता है कि उसने जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवानी है या नहीं। इन केस अगर आपके पास सिग्निफिकेंटली उस टाइम सेल के अंदर एटीपी अवेलेबल है तो फ्यूल मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि फ्यूल मॉलिक्यूल जो है वो फॉर द पीरियड ऑफ स्टारवेशन स्टोर होता जाएगा। सो दिस इज द मेन रेगुलेटरी, you can say the molecules, the main regulatory species जो कि electron transport chain को regulate करेंगी, concentration of ADP and concentration of ATP। So अब आपके पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने तीनों जो पाथवेज हैं उनको देख लिया है और कहाँ कहाँ NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ कहाँ FADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है और आपको ये चीज भी पता है कि एक NADH मॉलिक्यूल नॉर्मली जो है ये प्रोड्यूस करता है 2.5 एटीपी मॉलिक्यूल और सिमिलरली जो एक FAD मॉलिक्यूल है वो 1.5 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो इन कैलकुलेशंस को माइंड में रखते हुए आप फाइनली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होने वाले एटीपीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा और इससे रिलेट करके मैं आप लोगों को कोई एक या दो मॉलिक्यूल दूंगी और उससे एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहूंगी। तो ये सारे के सारे वो रिएक्शंस हैं। ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम NADH प्रोड्यूस कर रहा है, इस एंजाइम का आपको पता हो, कहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, इसे भी लोकेट कीजिएगा। सिमिलरली TCA साइकिल में किस किस स्टेप में NADH की प्रोडक्शन हो रही है और कहाँ पे FADH2 की प्रोडक्शन हो रही है। पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स ने भी दो NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए थे ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम। सो इन सब स्टेप्स को कंसीडर करेंगे तो तभी आप फाइनली जो है वो ये चीज कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होने वाले एटीपीज हैं उनके आगे 3 और 5 लिखा हुआ है।
दिस वन। यानी ग्लाइकोलिसिस में जो दो NADH मॉलिक्यूल हैं ये 3 ATPs भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये 5 ATPs भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी क्या रीजन है? अभी जो मैंने आप लोगों के सामने एक शटल सिस्टम डिस्कस किया है, यहाँ पे जो ये वाला था पाथवे, दिस इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शंट। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे बेशक NADH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, लेकिन ये जिस इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है ये इंटरमीडिएट दोबारा से, जैसे हमारे पास जो है वो FADH के केस में होता है कि ये कॉम्प्लेक्स 1 को इग्नोर कर रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली जो ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होने वाला NADH मॉलिक्यूल है ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास आता है और कॉम्प्लेक्स 1 पे आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कराता है, जिसकी वजह से 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ये शटल सिस्टम जो है ये चेंज हो जाए और आपके पास ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम फंक्शनल हो, तो इस केस में जो एंट्री पॉइंट है इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का वो कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स 3। इट मींस कि वो जो 4 प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 में पंप करने थे वो अब पंप नहीं होंगे और इस केस में आपके पास जो ATP की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर कॉम्प्लेक्स 1 पे डायरेक्टली इस NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हैं तो 4 प्रोटॉन्स ये पंप करेगा और सिमिलरली जो 2 प्रोटॉन्स है वो कॉम्प्लेक्स 4 पंप करेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे FADH की तरह से 6 प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और 6 प्रोटॉन से आपके पास जो फाइनल ATPs प्रोड्यूस होंगे these ATPs will be 1.5 पर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बच्चों? ओके। तो यहाँ तक आप लोगों की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाइंड अप हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस और फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टार्ट करेंगे।